मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संगठन, जो व्यावसायिक अध्ययन के हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। बेटा इसमें हमने पढ़ा था इस वीडियो से पहले संगठन ढांचा क्या है, उसके प्रकार क्या है। उसके 2 प्रकार पढ़ाए थे हमने, कार्यात्मक संगठन ढांचा और प्रभागीय संगठन ढांचा। आज का टॉपिक है इसमें हमारा जो है वो है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। देखो बेटा, औपचारिक हल्का सा पहले बता देता हूँ, फिर विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि औपचारिक संगठन वह संगठन होता है जो किसी नियम व रूल रेगुलेशन के अनुसार चलाए जाते हैं। उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं, पहले अपॉइंटमेंट किया जाता है, फिर उसे डायरेक्शन दी जाती है, तब वो उस कार्य को करते हैं। अनौपचारिक संगठन वह संगठन होता है जो अचानक से बन जाता है, कुछ समय के लिए, फिर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। औपचारिक संगठन का जो होता है लाइफ वो लॉन्ग टर्म होती है, अनौपचारिक संगठन की जो लाइफ टाइम होती है वो कम होती है। तो अब हम इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन पर है। देखो इसे पढ़ते हैं। सभी संगठनों के अंतर्गत कर्मचारियों को मार्गदर्शन नियम व कार्य और विधियों के माध्यम से होता है। देखो सभी संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों का मार्गदर्शन, यानी जो हमारे वर्कर होते हैं उनका जो डायरेक्शन करते हैं हम, वो नियम व कार्य विधियों के माध्यम से होता है। उद्यम को ठीक प्रकार से चलाने हेतु कार्य विवरण, नियम या कार्यविधि स्पष्ट रूप से क्रमानुसार समझाई हुई होनी चाहिए, जो औपचारिक संगठन के माध्यम से ही संभव है। देखो इन्होंने यहाँ पे इसका अर्थ भी बता दिया, इसे समझा भी दिया। यहाँ पे बताया कि जो संगठन किसी कानून या नियमों के अनुसार चलता है वो औपचारिक संगठन ही संभव है। अब देखो मैंने इसमें बिल्कुल डार्क कर रखा। औपचारिक संगठन से आशय। औपचारिक संगठन से आशय किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रबंधकों के माध्यम से तैयार किए गए ढांचा है। कौन तैयार कर रहे हैं इसके सब पूरी कार्य करने के लिए कौन रूपरेखा तैयार कर रहा है? वो प्रबंधक कर रहे हैं, उसका ढांचा तैयार कर रहे हैं। इसके द्वारा अधिकार और उत्तरदायित्वों की सीमाओं को स्पष्टीकरण किया जाता है। अब प्रबंधकों द्वारा उसके अधिकार और उसके उत्तरदायित्व को, सीमाओं को स्पष्टीकरण किया जाता है कि आपको ये आपके अधिकार है, ये आपके उत्तरदायित्व है, तथा संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं का सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम? ऐसे ही संगठन को हम औपचारिक संगठन कहते हैं। औपचारिक संगठन में ढांचा प्रभागीय तथा कार्यात्मक कुछ भी हो सकता है, यानी आपका जो स्ट्रक्चर है, इसका डिपार्टमेंट, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो कार्यात्मक भी हो सकता है और प्रभागीय भी हो सकता है। औपचारिक संगठन को उसके लक्षणों द्वारा भली भांति समझा जा सकता है, जो निम्न है, यानी इसकी विशेषताओं के द्वारा हम औपचारिक संगठन को बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें बताया, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों की स्थिति व उनके आपसी संबंधों की प्रकृति को स्पष्ट किया जाता है, यानी कि उन्हें क्या कार्य करना है उसे पहले ही स्पष्ट किया जाता है। यह स्पष्ट करता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, यानी किसको कौन रिपोर्ट करेगा। यानी क्या है, इसमें एक चेन होती है और एक निचला कर्मचारी अपने ऊपरले कर्मचारी को रिपोर्ट करेगा, या जिसे भी जो अधिकार दिए जाते हैं वो उस कार्य को करेगा। यह योजनाओं में उल्लेखित उद्देश्यों की प्रकृति का साधन है, क्योंकि इसके अंतर्गत उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यविधि नियम दिए जाते हैं। देखो उन्होंने बताया यह योजनाओं में उल्लेखित उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, यानी हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है जो हमारी योजनाओं में उल्लेखित है, क्योंकि इसके अंतर्गत उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यविधि व नियम दिए गए होते हैं। इससे आगे चलते हैं बेटा। इसके द्वारा विभिन्न प्रभागों के प्रयत्न को समन्वित व अंतर संबंधित व एकीकृत किया जाता है। इससे आगे देखते हैं बेटा, हमारा इससे आगे क्या टॉपिक है, हम इसमें चलते हैं आगे है बेटा इसका नेक्स्ट वो। इसके द्वारा विभिन्न प्रभागों के प्रयत्न को समन्वित व अंतर संबंधित व एकीकृत किया जाता है। ये इसके 3 लक्षण थे। आगे पेज पर देखते हैं बेटा, आगे 2 और दिए हुए हैं। संगठन बगैर किसी कठिनाइयों के अपना कार्य सफलतापूर्वक करता रहे, यानी संगठन बगैर किसी कठिनाइयों की, यानी उसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई बाधाएं नहीं करा, कठिनाइयों को अपना कार्य सफलतापूर्वक करता है, यानी बगैर किसी कठिनाई के वो अपना कार्य पूर्ण करते हैं। इसकी
इसलिए इसकी रचना उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है, क्योंकि मैंने बताया था कि औपचारिक संगठन में क्या होता है, हमें रूल रेगुलेशन के अनुसार कार्य करना होता है। ये बना हुआ स्ट्रक्चर ये पहले से ही पूर्व निर्मित एक रूपरेखा के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी इसमें क्या करते हैं, उच्च प्रबंधक जो है पहले उस पर विचार विमर्श करके ही कोई कार्य किया जाता है, तो इसमें कोई कठिनाइयों का हमें सामना नहीं करना पड़ता है। औपचारिक संगठन में अगला नेक्स्ट पॉइंट है, औपचारिक संगठन में कर्मचारियों के आपसी संबंधों की अपेक्षा कार्य का निष्पादन करने पर अधिक जोर दिया जाता है। यानी यहाँ पर जो औपचारिक संगठन मैंने बताया रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ हमारे आपसी संबंध नहीं होते, क्या करा यहाँ आपसी ये करा कर्मचारियों के आपसी संबंधों की अपेक्षा, यानी हम कर्मचारियों के अपने आपसी संबंधों की अपेक्षा कार्य के निष्पादन यानी इसे समाप्त करने पर अधिक जोर दिया जाता है। नीचे बेटा इसकी दो डेफिनेशन दे रखी है, एक है वेस्टर बर्नार्ड और दूसरा लुइस एलन। देखो पहली पढ़ लेते हैं बेटा, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो, क्यों यहाँ पर जो है रूल रेगुलेशन चलते हैं, समान उद्देश्य होते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत संगठन नहीं है, ये एक बनाया हुआ संगठन है जो नियम व कानूनों के अनुसार चलाया जाता है। तो यहाँ पर अपने व्यक्तिगत उद्देश्य ना, यहाँ पर समाज वो जो उसके औपचारिक संगठन के जो उद्देश्य होते हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए कार्य किया जाता है। देखो दोबारा से मैं सब पूर्ण रूप से पढ़ रहा हूँ परिभाषा को, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती है तो उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, औपचारिक संगठन कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति है। इसमें प्रत्येक के अधिकार उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही का निश्चित परिमाप होती है। देखो तीन चीज बताए, जिसमें प्रत्येक के अधिकार, हर किसी को उसके राइट्स मिले हैं, उसका उत्तरदायित्व और उससे जवाबदेही भी निश्चित परिमाप की जाती है, उनको उनसे जवाबदेही की जाती है। नेक्स्ट दे रखा बेटा इसमें औपचारिक संगठन के गुण, यानी क्या क्या इसके महत्व है, यानी क्या इससे लाभदायकता है। इसमें बहुत से गुण होते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित है। देखो पहला बताया हमने, औपचारिक संगठन में उत्तरदायित्व का निर्धारण करना सरल होता है, यानी उत्तरदायित्व का निर्धारण करना सरल होता है क्योंकि आपसी संबंधों को स्पष्ट रूप से समझाया हुआ होता है। दूसरा, इसमें भ्रांति जैसी स्थिति नहीं होती, यानी इसमें बेकार की बातें या रूमर्स वगैरह की स्थिति नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक सदस्यों के कर्तव्य एवं एक एक करके बताए हुए होते हैं। यानी वही है, जैसा आपने पुलिस वालों को देखा होगा, एक पुलिस की जो फोर्स होती है वो एक रूल रेगुलेशन पर चलती है, उन्हें सबके हर एक को अधिकार और उत्तरदायित्व मिले होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें पुनरावृत्ति की संभावना भी नहीं होती। जब किसी भाई पुनरावृत्ति जब होती है जब किसी चीज़ का पता ना हो, जब हमें पहले से ही किसी चीज़ के रूल रेगुलेशन का पता होता है, हमें क्या हमारे अधिकार उत्तरदायित्व मिल जाते हैं, तो हम क्यों उस कार्य की पुनरावृत्ति होगी। नेक्स्ट है, इसमें आदेश श्रृंखला के स्थापना के कारण आदेश संबंधी एकता बनी रहती है। यानी इसमें आदेश श्रृंखला की स्थापना के कारण, यानी जो आदेश श्रृंखला वो पहले से ही निर्मित होती है, जिससे क्या है आदेश संबंधी एकता बनी रहती है। नेक्स्ट इसमें कार्य संचालन की सुनिश्चित व प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य ही उन्हें भली भांति जानकारी होने से कार्य को प्रभावशाली ढंग से संपादित किया जाता है। कह रहा देखो कार्य संचालन की सुनिश्चितता व प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य की उन्हें भली भांति जानकारी होने से कार्य को प्रभावी ढंग से संपादित किया जाता है। इसमें संगठन में स्थिरता आती है। क्या आती है? इसमें संगठन में स्थिरता आती है। कर्मचारियों के व्यवहार को भी सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मार्गदर्शन हेतु स्पष्ट नियम होते हैं। अब इसके जहाँ कुछ इम्पोर्टेंट से गुण हैं तो वहाँ इसके कुछ दोष भी हैं। इसमें निम्नलिखित दोष हैं, औपचारिक संगठन के दोष। देखो, इसमें आदेश श्रृंखला का पालन किया जाता। देखो इसमें इसके दोष हैं, इसके निम्नलिखित दोष हैं। इसमें आदेश श्रृंखला का पालन करना पड़ता है। देखो आदेश श्रृंखला मैंने बताया था कि ये जो होती है रूल रेगुलेशन के बेस पर होती है, इसमें सभी रूल के अकॉर्डिंग चलता है कार्य। तो क्या है, इसमें आदेश श्रृंखला का पालन करना पड़ता है, जिससे कार्य विधिक देरी के कारण निर्णय लेने में अत्यधिक समय लगता है।
इसकी अवांछित पद्धति रचनात्मक योग्यता को उचित मान्य नहीं दे पाती, क्योंकि निर्धारित कठोर नीति किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देती। देखो क्या बता रहा है इसमें, इसकी अवांछनीय पद्धति रचनात्मक योग्यता को उचित मान्यता नहीं दे पाती। यानी हमें जो भी कुछ कार्य करना है वो अपने रूल रेगुलेशन के अनुसार करना, हमें अपनी कुछ रचना नहीं दिखानी, अपना कुछ रचनात्मक योग्यता नहीं दिखानी, क्योंकि निर्धारित कठोर व नीतियाँ किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देती। जो इनके द्वारा निर्धारित नीतियाँ होती है वे किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देती। आगे, सभी मानवीय संबंधों को किसी भी संगठन से समझ पाना कठिन होता है, क्योंकि इसके द्वारा कार्य और ढांचे को अधिक बल दिया जाता है। यानी क्या है, इसमें कार्यात्मक कार्य और ढांचे पर अधिक बल दिया जाता है तथा औपचारिक संगठन में किसी के कार्य करने का सही चित्रण सामने नहीं आ पाता। नेक्स्ट है इसमें बेटा, ये हमारे क्या हुआ, औपचारिक संगठन का अर्थ हुआ, उसकी परिभाषा हुई, उसके लक्षण हुए, उसके गुण हुए और उसके दोष। अब आ रहा है अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन का पहले अर्थ बता देते हैं और फिर इन्होंने इसका औपचारिक अनौपचारिक संगठन का अर्थ बता रखा है। देखो इसमें अनौपचारिक संगठन क्या होता है। अनौपचारिक संगठन वह संगठन होता है जो स्वतः ही तैयार हो जाता है, इसे हमारे कोई रूल रेगुलेशन व नियम के अनुसार नहीं होता है। जैसा आपने देखा होगा कि आप किसी शादी फंक्शन को अटेंड करने गए, वहाँ पे 4 दोस्त मिले, आपने गपशप या कुछ भी अपना काम कार्य करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, वहाँ पे एक अचानक सा संगठन बना। यानी कोई पहले से रूल रेगुलेशन या नीतियों के आधार पर नहीं था, वो अचानक फंक्शन हुआ, वहाँ सब मिले और आपने एक संगठन बना लिया। यानी क्या है, अचानक से हुआ संगठन एक अनौपचारिक संगठन कहलाता है। देखो अभी हम यहाँ इसके पूर्ण रूप से आपको बताते हैं। कार्य करते समय व्यक्तियों में आपसी समन्वय की स्थापित होना। देखो कह रहा, कार्य करते समय व्यक्तियों के आपसी समन्वय की स्थापित होना, या दूसरा हम बता सकते हैं, आपने बताया औपचारिक, मैं बता रहा हूँ कि औपचारिक संगठन से ही अनौपचारिक संगठन की स्थापना होती है। जैसे पुलिस में या आर्मी में पहले हमने नियुक्ति करी, फिर उसे अपॉइंट किया, सब वहाँ पर गए, वहाँ पर आपसे मिले, ये क्या था, एक औपचारिक संगठन। फिर उनके सभी उन सभी जो वर्कर जो होते हैं उनके आपसी संबंध स्थापित होते हैं। वे जो उनके आपसी संबंध स्थापित होते हैं वे क्या होते हैं, वे अनौपचारिक संगठन का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे इसमें कह रहा कि कार्य करते समय व्यक्तियों में आपसी समन्वय, यानी कोई कार्य कर रहे, आपस में बात करते समय 10 व्यक्तियों ने एक संगठन बन गया, तथा कर्मचारियों और सामाजिक संबंधों की क्रिया विधि का उदय होना, सामाजिक संबंधों की क्रियाविधि का उदय होना औपचारिक संगठन कहलाता है। अब आ रहा है इसमें औपचारिक और अनौपचारिक संगठन का अंतर। सबसे पहले अर्थ, देखो इन्होंने क्या बता रखा, अधिकार संबंधों का ढांचा प्रबंध तैयार करता है। यानी इसका क्या है, औपचारिक संगठन का ढांचा जो तैयार करता है एक प्रबंध के द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि अनौपचारिक का आप सामाजिक संबंध का तंत्र है जो कर्मचारियों की अंतःक्रिया से शुरू होता है। जब कोई कार्य करते हैं तो उनका जो आपसी संबंध शुरू होता है वो एक अनौपचारिक संगठन होगा। उद्गम, यानी इसका कैसे उद्गम हुआ, कंपनी के नियम और नीतियों के परिणाम स्वरूप शुरू होता है। मैंने बताया था एक कंपनी के जो रूल रेगुलेशन होंगे उसके अनुसार ही औपचारिक संगठन शुरू होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। साफ साफ है कि सामाजिक अंतःक्रिया, हम कोई कार्य कर रहे हैं उसके बीच में उसके कारण हमारा आपसी संबंध स्थापित हुआ, वो क्या होगा, अनौपचारिक संगठन। अधिकार, प्रबंध में स्तर की क्षमता अनुसार दृष्टिगोचर होता है। प्रबंध में स्तर की क्षमता अनुसार दृष्टिगोचर होता है, व्यक्तिगत गुणों से दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पे क्या है, प्रबंध की क्षमता अनुसार दृष्टिगोचर होता है, यहाँ पे क्या व्यक्तिगत गुणों के दृष्टिगोचर होता है। यूँ कह रहा है इसका संप्रेषण का प्रवाह, संप्रेषण बोलता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण श्रृंखला सोपान चलती है। यानी क्या है, औपचारिक संगठन में सबसे एक रूपरेखा या संप्रेषण श्रृंखला जो सोपान के द्वारा चलती है। इसमें क्या, संप्रेषण का प्रवाह निर्धारित विधि नहीं है, इसमें कोई विधि, अनौपचारिक में संप्रेषण की कोई विधि नहीं है, किसी भी दिशा में किसी और मुड़ जाता है, वहाँ क्या कम्युनिकेशन का कोई रूपरेखा नहीं है वहाँ की। अब व्यवहार, यह नियमों द्वारा निर्देशित होता है। भाई औपचारिक संगठन काय के द्वारा होता है, यह नियमों द्वारा निर्धारित होता है, इसकी गतिविधियों का कोई पैटर्न नहीं है। प्रकृति, दृढ़ या निश्चित, इसकी प्रकृति कैसी होती है, दृढ़ या निश्चित, इसकी परिवर्तनशील होती है।
यानी परिवर्तनशील, कभी भी अचानक से बदल जाती है। जबकि इसमें क्या होता है, औपचारिक में दृढ़, जो कह दिया उसी का आधार पर काम होना एक बिल्कुल निश्चित। और अनौपचारिक में परिवर्तनशील होती है, चल दिया बदलती रहती है। नेतृत्व, प्रबंध ही नेता होता है। देखो औपचारिक संगठन में कौन, प्रबंधक ही इसका नेता होता है। जो मैनेजर है, जो उसको लीड कर रहा है, वही उसका नेता होगा। प्रबंध, अब इसमें अनौपचारिक में प्रबंध नेता को भी हो भी सकता है और नहीं, यानी इसमें क्या है, प्रबंधक नेता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसका चुनाव ग्रुप द्वारा किया जाता है। यदि कोई प्रबंधक बनेगा भी तो उसका चुनाव किसके द्वारा होगा, एक ग्रुप के द्वारा होगा। बेटा आज हमने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही टॉपिक पढ़े हैं। अभी अनौपचारिक का जो पार्ट है उसके लक्षण, गुण और दोष वे हम कल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या रहा, औपचारिक संगठन का अर्थ, उसके लक्षण, उसके गुण और उसके दोष। दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट करा था अनौपचारिक का अर्थ और उसके नीचे दे रखा औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अर्थ। आज का जो वीडियो यहीं समाप्त होती है बेटा, और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ओके।